हेलो दोस्तों, मैं रही प्रकाश सिंह, कंप्यूटर टीचर कम वेब डेवलपर। मैं आज आपके साथ ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा आईटी सेक्टर में कराया जाता है, उसके सेकंड पेपर वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग के बारे में, उसके कुछ टॉपिक्स के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। तो इसके पहले मैं आपको वेब डिज़ाइनिंग और वेब पब्लिशिंग का जो सेकंड पेपर है उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि उसमें आपको पढ़ना क्या है और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस ऑफ वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग M2R5 इसका कोड है। इसमें इंट्रोडक्शन टू मॉड्यूल के बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है कि इस मॉड्यूल के अंदर यानी इस पेपर के अंदर हमें क्या क्या स्टडी करना है। तो जैसा कि इसमें दिया गया है कि स्टार्टिंग वेब डिजाइनिंग, यानी आप वेब डिजाइनिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसके बारे में, इन रिस्पेक्टिव ऑफ नॉलेज करेंटली द स्टूडेंट हैव इन दिस एरिया। तो जो पार्टिकुलर नॉलेज आपको होनी चाहिए एक वेब डिजाइनिंग करने के लिए, वो नॉलेज आपको इस बुक में मिलेगी। और जो आज के ज़माने में जो कंपनियां या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, जो वेब डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उनमें किस तरीके से वर्क होता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, उन सारी टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। तो इसमें आपका, क्योंकि पेपर का नाम ही है वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग, तो यानी वेब डिजाइनिंग यानी वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड टूल्स, और उसमें कौन कौन से टूल्स हैं जिनका हम वेब डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनका हम वेब डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और देन वेब पब्लिशिंग का मतलब होता है, यानी इसमें आप हाउ कैन पब्लिश द आवर वेबसाइट, यानी अपनी वेबसाइट को आप कैसे पब्लिकली लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी, यानी वेब होस्टिंग के बारे में आप इसके अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स है और कौन कौन से टॉपिक्स हमें इसमें स्टडी करना है। तो ये नीचे दिया हुआ है, ये रहा इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग। तो ये पहला टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग। दूसरा टॉपिक आपका एडिटर है, जिसमें सब हेडिंग्स हैं, कई सब हेडिंग्स है। आप इसमें टेक्स्ट एडिटर का कैसे इस्तेमाल करना है, कौन कौन से टेक्स्ट एडिटर प्रेजेंट टाइम में हम लोग यूज कर रहे हैं, कौन कौन से ट्रेड में चल रहे हैं, उन सारे टेक्स्ट एडिटर के बारे में आप सीखेंगे। और इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग में इंटरनेट क्या होता है, क्योंकि जो आपका वेब डिज़ाइन है, वेब डिज़ाइन में आप क्या करते हो, वेब पेजेस क्रिएट करते हो, यानी वेबसाइट के वेब पेजेस बनाते हो। तो इन सारी वेब पेजेस को क्रिएट करने के बाद आपको वेबसाइट होस्ट करनी होती है, जिसकी वजह से वो वेबसाइट क्या होती है, पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है। बट दिस इज़ द सर्विस ऑफ द इंटरनेट। ये क्या है, एक सर्विस है इंटरनेट की। तो पहले तो हमें ये जानना है कि इंटरनेट होता क्या है। इसके बाद सेकंड टॉपिक जो है वो आपका WWW है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। देन वेबसाइट क्या होती है, तो इसके बारे में भी स्टडी करना है। वर्किंग ऑफ वेबसाइट्स क्या है, कैसे वेबसाइट वर्क करता है, वेब पेजेस क्या होते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट होता क्या है, क्लाइंट एंड सर्वर पीसी क्या होते हैं और ये एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे काम करते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग क्या है, टाइप ऑफ वेबसाइट यानी कितने तरह की वेबसाइट होती है, इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन वाले टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। और जो दूसरा एडिटर है, एडिटर के बारे में स्टडी करना है। इसके बाद HTML बेसिक्स, क्योंकि कोई भी वेब पेज है उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रिएट करने के लिए उसको HTML का इस्तेमाल करते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो उसके अंदर जो भी टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स हमें इसमें स्टडी करना है। तो ये टॉपिक्स मैं बारी बारी से आपके साथ शेयर करूँगा कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है। विद द प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया जाएगा। और इसके बाद आपका CSS है, CSS के अंदर सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके बाद CSS फ्रेमवर्क है, इसके बाद जावा स्क्रिप्ट एंड एंगुलर JS है, इसके बाद फोटो एडिटर है आपका, और इसके बाद वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग है, यानी यहाँ पे आप वेब होस्टिंग के बारे में पढ़ोगे। और फोटो एडिटर में आप वेरियस एडिटर के बारे में पढ़ोगे। जो पॉपुलर आपका एडिटर है लाइक फोटोशॉप, तो एडोब फोटोशॉप के बारे में आप पढ़ेंगे। और थर्ड पार्टी ओपन सोर्स एडिटर जो होते हैं उसके बारे में भी आप यहाँ पे स्टडी करेंगे। जावा स्क्रिप्ट एंगुलर JS, जावा स्क्रिप्ट आपकी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में यूज होती है, तो आप उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही एंगुलर JS, दिस इज द लाइब्रेरी ऑफ द जावा स्क्रिप्ट।
तो ये क्या है, लाइब्रेरी है। और आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन यानी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे केवल कि एंगुलर जेएस में हम किस तरीके से प्री डिफाइंड टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा आपका CSS फ्रेमवर्क है, आप CSS के फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना सीखोगे। तो यहाँ पे जो आपका कर्मिशियल फ्रेमवर्क होता है उसके बारे में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, जैसे बूटस्ट्रैप वगैरह हो गया। यहाँ पे w3.css के बारे में आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, तो आप इसको ज़रूर पढ़िए। बट दिस इज़ नॉट यूजिंग फॉर द कर्मिशियल पर्पज़, ये कर्मिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होता, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है समझने के लिए कि फ्रेमवर्क कैसे काम करता है। तो इस बारे में भी हम इसमें स्टडी करेंगे इस टॉपिक के अंदर। देन CSS है, CSS आपका कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है, जो स्टाइलिंग के लिए वेब डेवलपमेंट बहुत इस्तेमाल होता है। तो आप उसके बारे में पढ़ेंगे कि CSS के अंदर हमें कैसे स्टाइलिंग की जाती है, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, प्रॉपर्टी वैल्यूज क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो ये पूरा O लेवल का सेकंड पेपर का सिलेबस है, तो जो कि मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन के रूप में बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है। हाँ, यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस वगैरह भी दिया है, बुक का रेफरेंसेस दिया है कि आप इन सारे टॉपिक को स्टडी करने के लिए कौन कौन से बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो बुक्स दिया हुआ है, HTML5 ब्लैक बुक, और इसके बाद मास्टरिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट वेब पब्लिशिंग, और इसके अलावा HTML एंड CSS कंप्लीट रेफरेंस एंड वेब डिजाइनिंग एंड लर्निंग एंगुलर जेएस बाय ब्रैड डिले पियर्सन पब्लिश कंपनी का है। तो आप इन सारी बुक्स का अपने रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इन सारे टॉपिक्स को स्टडी करने के लिए। साथ में मैं खुद भी आपको कुछ रेफरेंसेस दूंगा इन सारे टॉपिक को स्टडी करने के लिए कि आपको किन किन बुक से ये सारे टॉपिक स्टडी करनी चाहिए, जिससे कि आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के बाद उसका जो है इस्तेमाल कर सकें, प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए आज हम जो टॉपिक चूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए वो टॉपिक होगा आपका इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग, यानी शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट के बारे में ओवरव्यू ऑफ द इंटरनेट के बारे में पूरा ओवरव्यू, हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट, यानी सारी चीज़ें इंटरनेट के बारे में सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हम जो बुक का इस्तेमाल करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है फंडामेंटल ऑफ द वेब। यहाँ पे पहले हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, फिर इंटरनेट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, और इंटरनेट का कैसे कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो इंटरनेट क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। बहुत आप अगर रियल लाइफ का एग्जांपल लेके अपने दिमाग में अगर थोड़ा सा जोर डालें तो ऑटोमेटिकली आप जो है इंटरनेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे आप इंटरनेट का प्रेजेंट टाइम में किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे बहुत से लोग हैं जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते ही हैं, और स्मार्टफोन के अंदर जो है वेरियस सर्विसेज को एक्सेस करते हैं, जिनमें आपका व्हाट्सअप हो गया, यूट्यूब हो गया, इसके अलावा टेलीग्राम हो गया, इसके अलावा आपका क्रोम ब्राउज़र हो गया या इन अदर किसी कंपनी का ब्राउज़र हो गया। तो ये सारी चीज़ें एक्सेस करने के लिए आप एक नेटवर्क का इस्तेमाल करते हो, और कुछ लोग जो है इसके लिए डेटा पैक वगैरह का रिचार्ज भी कराते हैं। तो ये जो आपका डेटा पैक का रिचार्ज है ये इंटरनेट के लिए होता है, यानी नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए ही होता है। आप किसी नेटवर्क से जुड़ने के बाद ये सारी सर्विसेज को एक्सेस कर पाते हैं। यानी अगर आप YouTube एक्सेस कर रहे हैं तो YouTube को एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी एक नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप किसी ब्राउज़र के अंदर किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंटरनेट एक्चुअली है क्या, तो इस एग्जांपल से मैं बताना चाह रहा था कि इंटरनेट क्या है, आपका एक नेटवर्क है। लेकिन किस तरह का नेटवर्क है, तो इंटरनेट इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये नेटवर्कों का भी एक बहुत बड़ा समूह होता है, यानी बहुत सारे नेटवर्क मिलके एक इंटरनेट को क्रिएट करते हैं। और ये क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क आप इसको बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा क्या है नेटवर्क होता है, और सभी पब्लिक के लिए अवेलेबल है। तो इंटरनेट को दूसरी अगर भाषा में समझाना चाहें तो इंटरनेट का इस्तेमाल लोग बहुत से इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए भी करते हैं। तो आप इंटरनेट को इस तरीके से भी बता सकते हैं कि इंटरनेट इज द ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये भी कह सकते हैं कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इज़ द प्लेस वेयर पीपुल्स कनेक्टेड टू ईच अदर एंड शेयरिंग रिसोर्सेज। क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से ही पीपुल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे आप व्हाट्सअप का एग्जांपल ले लीजिए, व्हाट्सअप पे आप चैटिंग करते हो, इंटरनेट का इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं।
और रिसोर्सेज को भी शेयर करते हो। रिसोर्सेज का मतलब यानी व्हाट्सएप पे आप जो है चैटिंग के साथ साथ पिक्चर शेयर कर रहे हो, मूवीज शेयर कर रहे हो, वीडियोस की क्लिप शेयर कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके रिसोर्स हैं। रिसोर्स यानी मल्टीमीडिया फाइल्स आप कह सकते हैं। मल्टीमीडिया फाइल्स में आपका टेक्स्ट फाइल भी हो सकता है, ऑडियो फाइल्स भी हो सकता है, वीडियो फाइल्स भी हो सकता है, इमेज फाइल भी हो सकता है। तो ये सारे रिसोर्स हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल हो रहा है। तो ये आपका क्या है, इंटरनेट है, जो कि वेरियस तरह की सर्विसेज आपको दे रहा है। अब इसमें इंटरनेट के अंदर भी वेरियस सर्विसेज आ जाती हैं। जैसे कुछ लोग वेबसाइट को ही इंटरनेट समझने लगते हैं, लेकिन वेबसाइट या वेब क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ द या सर्विस ऑफ द इंटरनेट। वो क्या है, एक सर्विस है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक सर्विस है जो कि इंटरनेट आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इंटरनेट आपको वेरियस सर्विसेज, इसके अलावा भी वेरियस सर्विसेज देता है। जैसे आपका इंटरनेट रिले चैट हो गया, आपका सर्वर क्लाइंट रिलेशनशिप हो गया, एफटीपी प्रोटोकॉल्स हो गया। इसके अलावा आपका कम्युनिकेशन के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, मेल कम्युनिकेशन के लिए, ईमेल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, यानी मेल सर्विस भी आपको प्रोवाइड की जा रही है, वो भी क्या है, इंटरनेट की आपकी सर्विसेज है। तो इसी तरीके से वेरियस सर्विसेज क्या होती है, इंटरनेट के अंदर इंक्लूडेड होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, इंटरनेट क्या क्या हमें दे रहा है, उससे हमें फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदे के बारे में तो मैं एक छोटे से सेशन में पूरा कंप्लीट नहीं कर सकता कि इंटरनेट के क्या फ़ायदे हैं। मेरे लगातार वीडियो जाते रहेंगे, तो अब मैं आपको इंटरनेट से रिलेटेड सर्विसेज और इंटरनेट का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में हम इंटरनेट का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उसके बारे में बीच बीच में डिस्कस करता रहूँगा, क्योंकि इंटरनेट क्या है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंटरनेट के बारे में समझा सकूँ कि इंटरनेट क्या चीज़ है और इसके क्या एडवांटेज हैं, हमें इंटरनेट क्यों यूज करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक के हिसाब से देख लें इंटरनेट क्या है, और इसकी हिस्ट्री की बात करें, इंटरनेट की हिस्ट्री की बात करें तो जो इंटरनेट था वो आपका जो इसकी खोज हुई थी वो इस तरीके से हुई थी। एक प्रोजेक्ट था ARPA.NET का, यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी का। अमेरिका की जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे उन्होंने 20 साइट्स के साथ अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और उसको ARPA.NET बोला गया था। और इसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया, वो लिमिटेड, पहले तो शुरुआत में ये लिमिटेड पीपल्स के लिए था, बट धीरे धीरे क्या हो गया, इस साइट्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, और बढ़ने के बाद काफ़ी पीपल्स इन पार्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को डील करने लगे। और इन द 1991 टिम बर्नर्स-ली ने जब WW की खोज की, तो उस टाइम से आपका इंटरनेट पॉपुलर होने लगा और इसका इस्तेमाल पब्लिकली होने लगा। तो इसके हिस्ट्री के बारे में डीप में चर्चा करेंगे। अभी शॉर्ट में मैंने बताया कि टिम बर्नर्स-ली थे जिन्होंने WW प्रोवाइड किया, और उस WW की आने की वजह से ही इंटरनेट क्या हो गया, बहुत पॉपुलर हो गया। तो चलिए बुक के हिसाब से देख लेते हैं क्या है हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है, तो द हिस्ट्री ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन एंड डेटा ट्रांसपोर्ट इज अ लॉन्ग वन। देयर इज अ strategic advantage in being able to send a message as quickly as possible। तो हम लोग जानते हैं कि इंटरनेट की वजह से पॉसिबल हो पाया है कि जो मैसेजेस हैं हम क्विकली एक दूसरे के साथ शेयर कर पा रहे हैं। जैसे पहले आप लोग जानते होंगे कि कोई भी क्या होता था, मैसेज एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए हमें ट्रेडिशनल तरीकों को अपनाना पड़ता था। जैसे डाक हो गया, पोस्ट हो गया, पोस्ट का इस्तेमाल करते थे अपनी चिट्ठियों को एक दूसरे रिलेटिव लोगों तक पहुँचाने के लिए, और चिट्ठियाँ 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते 1 महीने बाद रिसीव होती थी, और वो मैसेज हमें बहुत बाद में मिलता था। लेकिन आज का ज़माना देखिए, आज का जो है टाइम देखिए कि आज आप एक ईमेल कर देते हो, या व्हाट्सअप का अगर एग्जांपल ले ले, एक व्हाट्सअप कर देते हो तो आपका जो मैसेज है वो दूसरे पार्टी तक पहुंच जाता है और तुरंत रिसीव भी हो जाता है, और सारी जो आपकी इन्फॉर्मेशन आप एक दूसरे के साथ बहुत क्विकली जो है शेयर कर सकते हो। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है, इंटरनेट की वजह से ही पॉसिबल हो रहा है। द इंटरनेट इज नॉट एलोन इन द providing instantaneously digital communication. Earlier technologies like radio, telegraph and the telephone provided the same speed of the communication, albeit in a long form। तो यहाँ पे बता रहा है कि जैसे पहले जो टेक्नोलॉजीज थी, जैसे आपका रेडियो हो गया, टेलीग्राफ हो गया और टेलीफोन हो गया, इनकी स्पीड क्या होती,
इनकी स्पीड उतनी हाई स्पीड नहीं होती थी कि हम सारे इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी से जो है एक दूसरे से शेयर कर पाएँ। जैसे टेलीफोन्स लाइन होती थी तो सबके पास नहीं होती थी, और टेलीफोन्स लाइन में किसी पर्टिकुलर पर्सन से बात करने के लिए आपको वेटिंग करना पड़ता था, या रेडियो वगैरह का इस्तेमाल करने के लिए भी ऐसी ही कुछ टर्म एंड कंडीशन होती थी, या टेलीग्राफ के लिए भी ऐसी ही कुछ टर्म एंड कंडीशन होता था। तो टेलीफोन नेटवर्क इन द पार्टिकुलर प्रोवाइड अ गुड स्टार्टिंग प्लेस टू लर्न अबाउट मॉडर्न डिजिटल कम्युनिकेशन। तो जो टेलीफोन नेटवर्क है इनकी वजह से ही स्टार्ट हुआ, क्या स्टार्ट हुआ आपका मॉडर्न डिजिटल कम्युनिकेशन। जो मॉडर्न आज का डिजिटल कम्युनिकेशन है वो इसी वजह से पॉसिबल हो पाया है, धीरे धीरे हुआ है। इन द टेलीफोन नेटवर्क ऑफ ओल्ड कॉल वेयर राउटेड थ्रू ऑपरेटर्स who physically connected caller and receiver by connecting a wire to a switchboard to complete a circuit। तो पहले के ज़माने में हम लोग से बहुत पहले जब टेलीफोन वगैरह का चलन था, उसमें क्या होता था, जैसा बुक में दिया गया है कि क्या होता था, ऑपरेटर होते थे। इसके लिए ऑपरेटर क्या करते थे, जो कॉलर होता था और जो रिसीवर होता था उसको वायर के माध्यम से कनेक्ट करते थे, जिससे एक सर्किट कंप्लीट होती थी और देन कम्युनिकेशन हो पाता था। देखिए ये तो मुझे भी नहीं पता था, आज ये बुक स्टडी करने के बाद मुझे पता चल रहा है। तो पहले के ज़माने में ऐसा ही होता था, लेकिन आज देखिए आज कितना अंतर आ गया है। दीज ऑपरेटर्स वेयर अराउंडेड इन सम एरियाज ऑफ द ऑलमोस्ट अ सेंचुरी बिफोर बीइंग रिप्लेस्ड विद द ऑटोमेटिक मैकेनिकल स्विचेस विच डिड सेम जॉब फिजिकली कनेक्टेड कॉलर एंड रिसीवर। तो यहाँ पे बता रहा है जो ऑपरेटर्स होते थे, दीज ऑपरेटर्स वेयर अराउंडेड इन सब एरियाज, जो कि कुछ एरियाज में होते थे, वो क्या करते थे, कुछ सेंचुरी पहले जो है ऑटोमेटिक मैकेनिकल स्विचेस होती थी और इनका इस्तेमाल होता था, विच डिड सेम जॉब, जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया उसी तरीके के जॉब को करते थे, यानी सर्किट को कंप्लीट करते थे, और जिसकी वजह से आपका कॉलर और रिसीवर कनेक्टेड होता था, उनके बीच में कम्युनिकेशन हो पाता था। तो वन ऑफ द वीकनेस ऑफ हैविंग अ फिजिकल कनेक्शन, तो यहाँ पे जो वीकनेस थी, ये कम्युनिकेशन होने की जो वीकनेस थी वो क्या थी, फिजिकल कनेक्शन। यानी फिजिकल कनेक्शन बहुत नेसेसरी था, जरूरी था, बिना फिजिकल कनेक्शन के जो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं था। यू मस्ट इस्टेब्लिश अ लिंक मेंटेन अ डेडिकेटेड सर्किट, एक लिंक मेंटेन करना जरूरी होता था और एक सर्किट को कंप्लीट करना जरूरी होता था ड्यूरेशन ऑफ कॉल, जब भी कॉल होती थी। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्शन इज समटाइम रिफर टू अ सर्किट स्विचिंग, और इसी को क्या बोला जाता था, इस टाइप के कनेक्शन को सर्किट स्विचिंग बोला जाता था। ठीक है, जो कि अभी नीचे के फिगर में कह रहा है, फिगर 1.2 में आपको दिखाएगा। तो ये रहा 1.2, ये टेलीकम्युनिकेशन। तो टेलीकम्युनिकेशन कुछ इस तरीके से होता था, जो कि आपके फिगर में क्या क्या है दिखा रहा है। तो आगे चलते हैं, आगे स्टडी करते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ सर्किट स्विचिंग इज दैट इट कैन बी डिफिकल्ट टू हैविंग मल्टीपल कन्वर्सेशन सिमुलेसली, मतलब लगातार क्या होता था, इसमें मल्टीपल कन्वर्सेशंस होते थे। अगर मल्टीपल कन्वर्सेशन होते तो ये सर्किट स्विचिंग में जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता था ये। इट इज़ आल्सो रिक्वायर मोर बैंडविथ, और मल्टीपल जब कनेक्शंस होते थे उसके लिए बहुत ज़्यादा बैंडविथ की भी ज़रूरत पड़ती थी। बैंडविथ का मतलब यानी जब एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा डेटा ट्रेवल हो रहा है तो बैंडविथ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और इस बैंडविथ टॉपिक के बारे में आप आगे डिस्कस करूँगा आपसे कि बैंडविथ क्या होता है। तो सिंस इवन द साइलेंसन ट्रांसमिटेड, जब ये ट्रांसमिट होता था तो देन ट्रांसमिशन का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, ट्रेवल, डेटा का ट्रेवल, ठीक है, सेंडर एंड रिसीवर के बीच में ये सारी चीज़ें जब होती थी। तो ये देखिए यहाँ पे एक फिगर दिख रहा है, इस फिगर के अंदर आपका इंटरनेट बना हुआ है, और इंटरनेट के अंदर क्या है, आपका वेब दिख रहा है, ईमेल दिख रहा है, ऑनलाइन गेमिंग, FTP। तो ये सारे जो गोले गोले दिख रहे हैं ये क्या है, इंटरनेट के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं, यानी ये इंटरनेट की क्या है, सर्विसेज हैं। ठीक है, तो ये अच्छा फिगर दिया हुआ है इंटरनेट को समझाने के लिए, सर्विसेज, इंटरनेट की सर्विसेज को समझाने के लिए एक अच्छा फिगर है, आप इसका इस्तेमाल एग्जाम में कर सकते हैं। तो अभी इसमें पैकेट स्विचिंग, बैंडविथ वगैरह के बारे में डीप में डिस्कस कर रहा है, तो बट इसको हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे, क्योंकि अभी मेरा टॉपिक जो है वो इंटरनेट का है, इंटरनेट को हमें समझाना है। तो अभी हिस्ट्री की ही बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ARPANET, जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो ये क्या थी, एक रिसर्च एजेंसी थी, ठीक है, कहाँ की थी, अमेरिका की थी, और यहीं से क्या हुआ था, आपका इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। ये देखिए, ये यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट, द अर्लियर ARPANET नेटवर्क वाज फाउंडेड एंड कंट्रोल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट एंड वाज द एक्सक्लूसिवली फॉर द एकेडमिक एंड साइंटिफिक पर्पज। द
Early network started small with just a handful to connected university campuses and research institutions and companies in 1969 and grew a few hundred of the earlier 1980s. तो 1969 से 1980 तक इनके क्या हुआ, धीरे धीरे क्या है ग्रोथ हो रही थी. इसके बाद एट द सेम टाइम अल्टरनेटिव नेटवर्क वेयर created like X2.5 in the 1974 which allowed businesses use Usenet. तो एक Usenet भी सर्विसेज थी जो कि आपकी 1974 में लॉन्च हुई थी एंड built in 1979 had fewer registration still and as a result grew quickly in the 550 host by 1981. होस्ट का मतलब क्या हुआ, यानी होस्ट का मतलब जो वेबसाइट्स यानी वेब पेजेस या कोई भी इंफॉर्मेशन को उस पब्लिक के लिए अवेलेबल कराते थे, यानी पब्लिक उन इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके, उसको होस्ट बोला जाता है. जैसे अभी वेब होस्टिंग हम लोग पढ़ेंगे तो वेब होस्टिंग का मतलब क्या है. वेब होस्टिंग का मतलब ये है कि ऐसे वेब सर्वर जो क्या करते हैं किसी पार्टिकुलर वेबसाइट को कंटेन करते हैं और उसे पब्लिक के लिए अवेलेबल कराते हैं अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा. वो क्या होता है, वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं या वेब होस्टिंग, उस प्रोसेस को आप वेब होस्टिंग बोलते हैं. तो यहाँ पे भी उस होस्ट का मतलब यही था, लेकिन यहाँ पे वेब होस्ट नहीं दिया हुआ है. तो जब ये प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट हुआ था तो एग्जैक्टली वहाँ पे, क्योंकि डब्ल्यू तो 1991 में आया था, तो उसके पहले किस तरह से इंफॉर्मेशन शेयर की जाती थी, डिफरेंट तरीके से इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होती थी विद द नेटवर्क. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन थी और जो कि होस्ट द्वारा जो है लोगों के लिए अवेलेबल कराया जाता था, और सभी लोगों के लिए नहीं, लिमिटेड लोगों के लिए. although there was a growth in these various network, तो इन सारे वेरियस नेटवर्क में धीरे धीरे ग्रोथ हो ही रही थी. द एनेबिलिटी फॉर देम टू कम्युनिकेट विथ each other was a real limitation. To promote the growth and unification of the disparate network, a suite of protocols were invented to unify the networks. तो नेटवर्क को यूनिफाइड करने के लिए, यूनिफाई करने के लिए प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होने लगा. ये प्रोटोकॉल क्या है, रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है. कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. तो ये क्या है, स्यूट मतलब यानी कुछ रूल एंड रेगुलेशन का अपना एक सेट है जिसका इस्तेमाल हम लोग नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए करते हैं. जैसे नेटवर्क में वेरियस तरीके के प्रोटोकॉल होते हैं, HTTP प्रोटोकॉल, HTTPS प्रोटोकॉल, FTP प्रोटोकॉल, इसके अलावा आपका IP प्रोटोकॉल, DHCP प्रोटोकॉल. तो इसी तरीके से वेरियस प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज किए जाते हैं. आपका SMTP प्रोटोकॉल, POP3 प्रोटोकॉल मेल के लिए यूज होता है. तो इस प्रोटोकॉल के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं. देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है TCP/IP प्रोटोकॉल. TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इंटरनेट का IP प्रोटोकॉल. तो ये सारे प्रोटोकॉल हैं जिसमें क्या होता है, कुछ रूल एंड रेगुलेशन होता है कि डेटा एक PC से दूसरे PC में किस तरीके से कैसे शेयर किया जाएगा, और उसमें डेटा टेबल किस तरीके से होगा. द बर्थ ऑफ द वेब. अब वेब के बारे में बात कर लेते हैं. इंटरनेट के बारे में तो हमने बात कर ली है, और इसका एक लाइव सेशन भी मैं लूँगा और वहाँ पे भी मैं आपसे इंटरनेट के बारे में फिर से डिस्कस करूँगा. तो जिसको कुछ क्लियर नहीं हो रहा है वो मेरे लाइव सेशन में जो है वीडियोज़ में जाके वहाँ पे स्टडी कर सकता है कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है. और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा WW यानी वेब. तो नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा WW ही था. सिलेबस में एक बार देखते हैं हम. तो सिलेबस कहाँ रहा, M2R5 WWW वर्ल्ड वाइड वेब. इसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब. तो द बर्थ ऑफ द वेब, वेब का जन्म कैसे हुआ या वर्ल्ड WW का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो मैंने बताया, आपसे पहले ही बता दिया था कि 1991 में टिम बर्नर्ली ने जो है वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी. तो वही सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करें, और वहीं से क्या हो गया, आपका इंटरनेट पॉपुलर होने लगा धीरे धीरे. वर्ल्ड वाइड वेब की वजह से ही ऐसा हुआ है. तो स्टार्ट करते हैं. द नेक्स्ट डिकेड सा एन एक्सप्लोजन इन नंबर ऑफ यूजर्स, बट द इंटरनेट ऑफ द late 1980s and the very early 1990s did not resemble of the internet we know today. तो जैसे हम आज इंटरनेट के रूप में इसे जानते हैं,
तो ऐसा पहले नहीं था। भले कितने ही क्या हो गया, इसमें इम्प्रूवमेंट हुए, ग्रोथ हुआ, बट इसको इंटरनेट के नाम से नहीं जाना जाता था। ड्यूरिंग दीज अर्ली ईयर्स ईमेल एंड टेस्ट बेस्ड सिस्टम वेयर द इंटेंडेड ऑफ द इंटरनेट एक्सपीरियंस। तो इस टाइम में, जिस टाइम की बात हो रही है, इस टाइम में क्या होता था, ईमेल और टेस्ट बेस्ड सिस्टम का यूज किया जाता था इंटरनेट एक्सपीरियंस करने के लिए। द ट्रांसमिशन फ्रॉम द ओल्ड टर्मिनल टेस्ट ओनली internet of the 1980s to the internet of the today is the of course due to invention and massive growth of the world wide web। तो जो आज के ज़माने में आप देख रहे हो 1980 से अभी तक में, तो वो जो इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ है, आविष्कार हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब की वजह से हुआ है। दिस इन्वेंशन इज द यूजली एट्रीब्यूटेड टू द ब्रिटिश टिम बर्नर्ली। तो ये इंग्लैंड के थे टिम बर्नर्ली, जिन्होंने, और इन्होंने क्या है इन्वेंटेड किया था वर्ल्ड वाइड वेब को। तो वही सारी चीज़ें इसमें बता रहा है। नाउ सर टिम बर्नर्ली हु अलोंग विद द बेल्जियम रॉबर्ट कैलियम पब्लिश्ड प्रपोजल इन द 1990s फॉर द हाइपरटेस्ट सिस्टम। तो इन्होंने 1990s में एक प्रपोजल लगाया था हाइपर सिस्टम के लिए, हाइपर टेस्ट सिस्टम के लिए, वाइल बोथ वेयर वर्किंग एट CERN इन स्विट्जरलैंड। जब ये CERN में काम कर रहे थे स्विट्जरलैंड में, तब ये प्रपोजल इन्होंने डाला था। और शॉर्टली द रेफ्टर टिम बर्नर्ली डेवलप द मेन फीचर ऑफ द वेब। और इन्होंने मेन फीचर वेब का क्या किया, डेवलप किया इसी ड्यूरेशन में। दिस अर्ली वेब incorporated the following essential element that are still in the core feature of the web today। तो कुछ कोर फीचर है, और ये एग्जाम के पर्पस से देखा जाए तो नेसेसरी है, आपको याद रहना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें इसमें, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको URL बोलते हैं, यानी वेब एड्रेस जो होता है, जैसे google.com, www.google.com, www.facebook.com, तो ये क्या होता है, आपका URL होता है। टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिसोर्स ऑन द www, यानी कि www वर्ल्ड वाइड वेब में होता क्या है, किसी भी पार्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए हम URL यानी एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल टू डिस्क्राइब हाउ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेस ऑपरेट। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, यानी HTTP का हम इस्तेमाल करते थे रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस जनरेट करने के लिए, यानी रिक्वेस्ट और रिस्पांस को हैंडल करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता था। किसके अंदर, आपका वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर। अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कैन रिस्पॉन्ड टू HTTP रिक्वेस्ट। तो कुछ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है जो HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं, और उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, उस सॉफ्टवेयर का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। बट ये सारे सॉफ्टवेयर कहाँ पे इंस्टॉल होते हैं, वेब सर्वर के अंदर। कोई भी पीसी को वेब सर्वर बनाया जा सकता है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर्वर क्या होता है, तो चलिए टॉपिक आ गया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सर्वर क्या होता है। तो कोई भी कंप्यूटर या कोई भी मशीन एक सर्वर हो सकती है जब वो क्या होती है, स्पेशल सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल्ड होते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर के नाम भी मैं गिना देता हूँ, जैसे IIS सर्वर हो गया, अपाची सर्वर हो गया, नेजिक्स सर्वर हो गया। और इन सारे सर्वर का एक पैकेजेस होता है, ये भी वेरियस तरीके के सॉफ्टवेयर्स को इंक्लूड करते हैं अपने अंदर। जैसे आपका MySQL हो गया, डेटाबेसेस हो गया, इसके अलावा PHP MyAdmin हो गया, कंसोल हो गया, PHP हो गया, पर्ल हो गया, और ASP.NET को चलाने के लिए उसका जो है पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर हो गया। तो और आपकी FTP सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए FTP का सॉफ्टवेयर होगा। तो ये सारे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं एक वेब सर्वर में। और ये वेब सर्वर आप जब किसी पीसी में इंस्टॉल करते हो तो वो क्या होता है, एक सर्वर के रूप में काम करने लगता है। तो वेरियस प्रेजेंट टाइम में वेरियस तरह के पैक्ड सर्वर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे XAMPP सर्वर, इसके अलावा WAMP सर्वर, और इसके अलावा और भी कई तरीके के सर्वर सॉफ्टवेयर्स आते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, कुछ ओपन सोर्स भी हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर पीसी को सर्वर में कन्वर्ट करने के लिए। आगे हम सर्वर के बारे में डीप में डिस्कस करेंगे, तो आगे चलते हैं। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज टू पब्लिश डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट को वर्ल्ड वाइड वेब में पब्लिश करने के लिए हम क्या करते हैं, HTML का इस्तेमाल करते हैं, जिसका फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। A program that can make HTTP request from URL that can display the HTML it
रिसीव्ड। इसका मतलब ये है कि क्या होता है, एक प्रोग्राम का हम इस्तेमाल करते हैं जो कि क्या करता है, रिक्वेस्ट जनरेट करने का काम करता है थ्रू द यूआरएल को एक्सेस करेंगे, फिर वहाँ पे रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। रिक्वेस्ट जनरेट करने के बाद वो क्या होता है, वेब सर्वर के पास जाता है, वेब सर्वर उसके बदले रिस्पॉन्स देता है, और वो रिस्पॉन्स उसी पार्टिकुलर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के पास आता है, और वो सॉफ्टवेयर क्या देता है, उसे रिसीव करके उसको क्या करता है, विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि कोई भी यूजर उस पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को विजुअल फॉर्म में एक्सेस कर पाता है। तो इस प्रोग्राम का नाम होता है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करता है, कितनी तरह के ब्राउजर्स होते हैं मार्केट में, प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से ब्राउजर चल रहे हैं, किसकी शेयरिंग ज़्यादा है मार्केट में, किसकी शेयरिंग कम है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी www की बात हो रही है, तो ये सारी चीज़ें क्या है www के अंदर होती हैं। HTML will require several chapters to cover in this book। तो ये बुक की बात कर रहे हैं, ये इस बुक में क्या हो गया, HTML के बारे में आप पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे क्या होता है HTML वगैरह। तो इसके अलावा यहाँ से हम मूव करते हैं, क्योंकि www के बारे में मैंने बता दिया है और आगे भी डिस्कस करता रहूँगा www के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लेते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमें कौन सा पढ़ना है। तो www के अलावा है आपकी वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है, तो वेबसाइट के बारे में भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसके लिए कोई बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बड़बड़ कर सकता हूँ, बट कुछ चीज़ें आपको डिस्प्ले करके भी मैं दिखाऊंगा। तो वेबसाइट क्या है, तो वेबसाइट आपका क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। कोई भी वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है, उसमें बहुत से पेज होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं। और वो वेबसाइट कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, सर्वर के अंदर एग्जिस्ट करती है। और उसका रीज़न ये है कि सर्वर में अगर हम उसको एग्जिस्ट नहीं कराते हैं या सर्वर में कंटेंट नहीं करते हैं, तो वो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगी। और किसी भी वेबसाइट को हम इसी मकसद के लिए बनाते हैं कि हम उस वेबसाइट के कंटेंट को पब्लिक के साथ शेयर कर सकें। तो अगर आपको वेबसाइट को किसी को डिफाइन करना हो, व्हाट इज़ द वेबसाइट, तो सबसे सरल लैंग्वेज में आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि वेबसाइट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। तो इसको डीप में स्टडी करते हैं। वेबसाइट, हाउ कैन वर्क द वेबसाइट, व्हाट इज़ द वेबसाइट, हाउ कैन क्रिएट द वेबसाइट, क्रिएट करने के लिए किन किन टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में भी जानते हैं। और वर्किंग ऑफ वेबसाइट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्किंग ऑफ वेबसाइट भी है। तो वेबसाइट कैसे वर्क करती है इसके बारे में भी हम जानेंगे। और इसके बाद फिर मैं एक नेक्स्ट सेशन लूँगा जिसमें आपको मैं वेब पेजेस के बारे में बताऊँगा, फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट के बारे में, एंड क्लाइंट सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। तो इस सेशन में मैं आपसे 2 टॉपिक और डिस्कस करने वाला हूँ, व्हाट इज़ द वेबसाइट, हाउ कैन वर्क द वेबसाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक वेबसाइट वर्सेस डायनेमिक वेबसाइट्स। तो यहाँ पे डायरेक्टली ये टॉपिक आ गया स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट का, वेबसाइट के बारे में नहीं है। तो नेक्स्ट बुक देखते हैं। फंडामेंटल ऑफ द वेब और द इंटरनेट एंड www, वर्ल्ड वाइड वेब, डोमेन नेम्स, डोमेन नेम के बारे में। द इंटरनेट वर्सेस वेब, इंटरनेट और वेब के बारे में डिस्कस किया है कि इंटरनेट और वेब में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो इसको भी मैं डिस्कस करूँगा। इसके बाद ब्राउज़र में आ गया है। तो वेबसाइट लगता है मुझे ही बतानी पड़ेगी, जो कि मैंने बता भी दिया है। तो वेबसाइट क्या है, वेबसाइट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। और हाउ कैन क्रिएट द वेबसाइट, वेबसाइट क्रिएटिंग थ्रू द HTML लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा क्रिएट किया जाता है। और वेबसाइट कितने तरीके की होती है, वेबसाइट 2 तरीके की होती है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट्स में क्या डिफरेंसेस होता है। तो जैसे कई बार आप जब इंटरनेट को एक्सेस करते हो तो बहुत सी वेबसाइट्स को आप देखते होगे, कुछ वेबसाइट ऐसी होगी कि जिसको हर बार देखते हो तो उसका फील क्या होता है, अलग तरीके का आता है। कुछ उसमें क्या होता है, चीज़ें चेंज होती रहती है। जैसे आप फेसबुक का एग्जांपल ले लीजिए। फेसबुक जब आप खोलते हैं तो होता क्या है कि जब भी फेसबुक आप खोलते हैं कि आपका जो होम पेज खुलेगा तो उसमें क्या होगा, कंटेंट चेंज होता रहता है।
हमेशा जो आपका क्या होता है, कभी किसी का मैसेज दिखाई पड़ता है, कभी किसी का मैसेज दिखाई पड़ता है। अब तो फेसबुक शायद गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून और ये सारी चीज़ें भी करने लगा है अकॉर्डिंग टू योर टाइम। और इसके अलावा अदर वेबसाइट जैसे अमेजन वगैरह भी चले जाइए तो कैटलॉग वगैरह चेंज होता रहता है, मूव करता रहता है। अलग अलग कस्टमर अगर उसी वेबसाइट को अमेजन को ही एक्सेस करते हैं तो अलग अलग तरीके से सारी चीज़ें दिखती हैं अकॉर्डिंग टू योर सर्च हिस्ट्री। आपके सर्च हिस्ट्री के आधार पे वो सारी चीज़ें दिखती हैं आपको। तो ऐसी वेबसाइट जो क्या करती है, आपको आपके बिहेवियर के आधार पे कुछ रिस्पॉन्स देती है। या इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि नॉर्मली हर बार जब आप उसको खोले तो सेम कंटेंट ना हो, डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट नजर आए, तो वो क्या होगा, डायनेमिक वेबसाइट होगी। यानी डायनेमिक वेबसाइट में क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं लगातार। बट स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, फिक्स्ड वेबसाइट होती है, यानी उसका कंटेंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है जब तक कि उसके जो वेब पेजेस है, वेब पेजेस जो बनाए गए हैं उस वेब पेजेस को एडिट ना किया जाए, उसमें कोई चेंजेस ना किया जाए। और जो डायनेमिक वेबसाइट होती है वो इस वजह से चेंज होती है कि उसमें क्या होता है, डिफरेंट तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, बैक एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, बिहेवियर ऐड हो जाता है। तो ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस क्या है, ये आगे मैं आपसे डिस्कस करूँगा, वो भी पढ़ाना है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कितने तरीके की होती है, फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट क्या है, और फ्रंट एंड वेब एंड बैक एंड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस का इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अभी इसके बारे में जानते हैं, स्टैटिक वेबसाइट एंड वर्सेस डायनेमिक वेबसाइट। तो चलिए इस बुक के हिसाब से समझते हैं। तो अ वेब मास्टर would publish a web page, periodically update them. User could read the pages but could not provide feedback. The early days of the web include many encyclopedia collection, style sites with lot of content of read. In those early days, the skills needed to create a website were pretty basic. One needed knowledge of the HTML and perhaps familiarity with editing and creating images. This type of the website is commonly referred to as a static website. तो ऐसी वेबसाइट कह रहा है, ऐसी वेबसाइट जिसमें क्या होता है, सारा कंटेंट क्या होता है, सिमिलर होता है, उसके टेक्स्ट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, इमेजेस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, आप उसको कोई फीडबैक नहीं दे पा रहे हो, यानी कोई फॉर्म वगैरह नहीं है, उसमें कुछ आपको सबमिट नहीं करना है, कोई डेटा सबमिट नहीं करना है, तो ऐसी वेबसाइट क्या होगी, फिर स्टैटिक वेबसाइट कहलाएगी। इन दैट इट कंसिस्ट ओनली HTML पेजेस दैट लुक आइडेंटिकल फॉर आर यूजर एट ऑल टाइम। तो यहाँ पे बता रहा है कि ये क्या होता है, केवल HTML पे से ही मिलकर बना होता है और इसको आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। सारे यूजर्स के लिए क्या होता है, ये एक जैसा होता है और सभी टाइम में भी एक जैसा होता है। हर टाइम जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो आपको एक जैसा ही दिखाई पड़ेगा। तो फिगर भी दिया हुआ है, फिगर में स्टैटिक वेबसाइट कैसे वर्क करती है, वर्क करने का इसका क्या तरीका है, उसके बारे में भी समझाया हुआ है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये रहा फिगर स्टैटिक वेबसाइट का। देखिए यहाँ पे क्या है, वेब सर्वर है, ठीक है। वेब सर्वर क्या होता है मैंने आपको बता दिया, पहले ही बताया, फिर से डिस्कस करेंगे आगे के सेशंस में। ये क्या है, हमारा जो है मान लीजिए क्लाइंट पीसी है, ठीक है, क्लाइंट पीसी ही है, और ये क्या है, उसका यूजर है, ठीक है, ये यूजर है। और ये यूजर क्या करता है, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए अपने क्लाइंट पीसी से यानी ब्राउजर को ओपन करके कोई रिक्वेस्ट डालेगा। जैसे वो www.google.com, मान लीजिए www.google.com के लिए रिक्वेस्ट डालता है, फिर वो रिक्वेस्ट क्या होती है, वो रिक्वेस्ट जनरेट होती है और वो रिक्वेस्ट जनरेट होने के बाद सर्वर पे पहुंच जाती है, लेकिन डायरेक्ट सर्वर पे नहीं पहुंचती है। तो आगे इसके बारे में मैं आपसे डीप में डिस्कस करूंगा कि डोमेन नेम सिस्टम के बारे में डिस्कस करूंगा कि डोमेन नेम सिस्टम कैसे काम करता है। तो उसमें बताऊंगा कि सर्वर और क्लाइंट पीसी का कनेक्शन किस तरीके से इस्टेब्लिश होता है, हाउ कैन वर्क विथ, कैसे एक दूसरे के साथ ये मिलके काम करते हैं। तो अभी इस फिगर के माध्यम से ही समझते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे देखिए दूसरा काम क्या होता है, सर्वर रिट्रीव फाइल्स फ्रॉम इट्स हार्ड ड्राइव। तो कोई भी क्या होती है इन्फॉर्मेशन हम कहाँ पे सेव करते हैं, हार्ड ड्राइव में। कंप्यूटर फंडामेंटल में आपने ये पढ़ा होगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन हार्ड ड्राइव में यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में सेव होती है। तो हार्ड ड्राइव से सर्वर क्या करता है, उसको एक्सेस करता है। एक्सेस करने के बाद तीसरा काम क्या होता है, सर्वर सेंड HTML, जो HTML फाइल्स है उन फाइल्स को क्या करता है, सेंड करता है। देन लेटर द इमेज टू द ब्राउजर, या अगर HTML के अंदर ऐसे कोई कोड्स हैं जिससे रिलेटेड कोई इमेजेस हैं तो उनको भी क्या करता है, सेंड करता है। और वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, क्लाइंट पीसी तक
पहुंचती है, यानी उसके ब्राउजर के अंदर, फिर ब्राउजर उसको क्या करता है, रिसीव करने के बाद उसको ट्रांसलेट करता है GUI में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में या विजुअल फॉर्म में, जिससे कि आप उसको डिस्प्ले कर सकें कि क्या कंटेंट है, किस तरीके से उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ऑपरेटर या यूजर को मिल जाती है। तो इस पिक्चर के माध्यम से आपने समझा कि हाउ कैन वर्क द स्टैटिक वेबसाइट, कोई पर्टिकुलर स्टैटिक वेबसाइट किस तरीके से काम करती है। तो आगे चलते हैं इसमें। तो सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड स्टैटिक वेबसाइट, जो कि फिगर में आपने देख लिया है। विथ इन अ फ्यू ईयर्स ऑफ द इन्वेंशन ऑफ वेब, तो यहाँ बता रहा है वेब के इन्वेंशन से कुछ समय बाद साइट्स बिगिन टू गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड, जो साइट्स होने लगी यानी वेबसाइट्स, वो क्या हो गई, मोर कॉम्प्लिकेटेड हो गई। एंड मोर साइट बिगिन टू यूज प्रोग्राम्स, और बहुत सी साइट क्या करने लगे, प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करने लगे ऑन द वेब सर्वर, किसके अंदर, वेब सर्वर में, क्योंकि वेबसाइट क्या होती है, कहाँ एग्जिस्ट करती है, वेब सर्वर में। जनरेट कंटेंट डायनेमिकली, तो वेब सर्वर क्या करने लगे, थ्रू द स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम सारा जो कंटेंट होता था वो उसको डायनेमिकली जनरेट करने लगे, और जिसकी वजह से क्या हो गया, आपका डायनेमिक वेबसाइट बन पाती है। डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, तो वही आगे अभी इसमें बताएगा। दीज सर्वर बेस्ड प्रोग्राम वुड रीड कंटेंट फ्रॉम डेटाबेसेस interface and existing enterprises computer system, communicate with financial institution and then output HTML that would be sent back to the user browser। अब इसको मैं सिंप्लीफाइड करता हूँ, आपको सही तरीके से समझाता हूँ कि ये क्या कह रहा है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन ज़्यादातर जो डायनेमिक वेबसाइट होती है वो किसी इंफॉर्मेशन को, यानी हमसे जो भी इंफॉर्मेशन लेती है, जैसे आप कोई फॉर्म वगैरह फिलअप करते हो, उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन भरते हो, तो जब उसको सेंड करते हो तो वो क्या होता है, सर्वर पे जाके स्टोर होता है। लेकिन सर्वर में कैसे स्टोर होगा, तो सर्वर भी क्या होता है, कुछ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है ऐसी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है डेटाबेस। तो डेटाबेस में क्या होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी स्टोर हो जाती है। फिर उन सारी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव, सेंड या क्लाइंट तक पहुँचाने के लिए, जब भी उसकी एक्सेसिंग करने के लिए यूजर रिक्वेस्ट डालता है अपने क्लाइंट PC से, तो क्या होता है, उस पार्टिकुलर कंटेंट को वेब स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम के थ्रू सर्वर क्या करता है, एक्सेस करता है, और एक्सेस करने के बाद उसको HTML में कन्वर्ट करता है अपने प्रोग्राम के थ्रू ही, और HTML कन्वर्ट करने के बाद उसको क्लाइंट PC में सेंड कर देता है। तो ये सारा प्रोसेस क्या होता है, एक डायनेमिक वेबसाइट के अंदर होता है। तो ये जब आपको जो आउटपुट मिलता है, इस पूरी टर्मिनोलॉजी के थ्रू जो आउटपुट मिलता है, तो वो आउटपुट क्या होता है, HTML के फॉर्म में होता है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एक्सेसिंग ऑफ द डायनेमिक वेबसाइट, या हाउ कैन वर्क द डायनेमिक वेबसाइट, आप कैसे वर्क कर रहा है डायनेमिक वेबसाइट, इस तरीके से समझ सकते हैं। और इस तरीके से जो भी वर्क हो रहा है, यानी वो क्या है, एक डायनेमिक वेबसाइट है, यानी जहाँ पे भी वेब प्रोग्राम्स का इस्तेमाल हो रहा है, वेब स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है, वो क्या होती है, एक डायनेमिक वेबसाइट होती है। तो वही देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दिस टाइप ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड हियर इज द इन दिस टेस्ट इज द डायनेमिक वेबसाइट बिकॉज द पेज कंटेंट इज बीइंग क्रिएटेड एंड रन टाइम बाय प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो पेज क्रिएट किया जा रहा है, किसके थ्रू किया जा रहा है, प्रोग्राम के थ्रू किया जा रहा है, इस वजह से वो क्या है, डायनेमिक वेबसाइट है। और ये प्रोग्राम किसके थ्रू डेवलप किया जाता है, प्रोग्रामर्स द्वारा डेवलप किया जाता है। ठीक है, जो भी वेब डेवलपर होते हैं वो इस तरीके के प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, उसमें बिहेवियर, किसी भी पर्टिकुलर डायनेमिक वेबसाइट में बिहेवियर वगैरह को ऐड करते हैं, और इसके लिए वो क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, वेब स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं, इसके बारे में हम और डिस्कस करते हैं। तो एक फिगर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दे रहा है 1.7 में एक फिगर है, और इस फिगर में दिया हुआ है कि डायनेमिक वेबसाइट किस तरीके से वर्क करती है। तो चलिए फिगर पे पहले चलते हैं। ये रहा फिगर, तो देखिए इस फिगर को ध्यान से देखिए। तो इस फिगर में ये रहा आपका वेब सर्वर, ये रहा आपका क्लाइंट, ये रहा उसका ऑपरेटर, क्लाइंट PC एंड उसका ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर क्या होगा, किसी पार्टिकुलर वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट डालेगा, जैसे facebook.com, और facebook.com क्या है, आपकी एक डायनेमिक वेबसाइट भी है। ठीक है, तो वो क्या करता है, यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट हुई, रिक्वेस्ट जनरेट के बाद सर्वर पे पहुंची, सर्वर ने क्या काम किया, सर्वर रिकॉग्नाइज दैट इज मस्ट रन अ डायनेमिक स्क्रिप्ट। अब क्या करता है, सर्वर पहले क्या करता है, उस जो रिक्वेस्ट की गई है उसको एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद उसको पता चलता है कि इसके अकॉर्डिंग आउटपुट देने के लिए हमें क्या करना है, एक वेब प्रोग्राम को रन कराना है। तो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, रन कराता है, और फिर वो प्रोग्राम रन करता है अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो भी उसके अंदर लिखे गए हैं, जैसे vacation.php। ये क्या है, एक वेब स्क्रिप्ट है, प्रोग्राम है,
इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो रन करेगा। रन करने के बाद होगा क्या, सर्वर एग्जीक्यूट एंड इंटरप्रेट द स्क्रिप्ट। सर्वर के अंदर जो आपका ट्रांसलेटर होता है, इंटरप्रेटर या कंपाइलर, वो क्या करता है, वेब स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम को कंपाइल या इंटरप्रेट करता है या एग्जीक्यूट करता है, रन कराता है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आउटपुट जनरेट होता है, किस फॉर्म में, HTML फॉर्म में, और फिर वो आउटपुट क्या होता है, आपके क्लाइंट पीसी तक पहुंचता है। और क्लाइंट पीसी पहुंचने के बाद ब्राउजर उसको क्या कर देता है, HTML को कन्वर्ट कर देता है विजुअल फॉर्म में। तो जैसे स्टैटिक वेबसाइट में होता है वैसे ही इसमें भी होता है, बस एक प्रोसेस बढ़ जाता है कि यहाँ पे जो आउटपुट जनरेट होता है, यानी HTML फाइल जो जनरेट होती है वो थ्रू द वेब स्क्रिप्ट होती है, ये काम बढ़ जाता है। और इस वेब स्क्रिप्ट को डेवलप वेरियस तरीके के वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू किया जाता है, जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाता है, दिया जाता है, राइट किया जाता है, जिसके बिहाफ पे क्या होता है, ये प्रोग्राम काम करता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब इस सेशन को मैं क्लोज करूंगा और इसके बाद आगे के जो टॉपिक्स होंगे नेक्स्ट सेशन में, उन टॉपिक्स के बारे में आपसे मैं डिस्कस करूंगा। तो आज का सेशन मैं क्लोज करने जा रहा हूं। धन्यवाद।